आज यहाँ आप सब लोग उपस्थित हैं, तमाम जो हमारे यहाँ उपलब्ध चैनल हैं और प्रिंट मीडिया के अखबार जो यहाँ पे लीडिंग करके चल रहे हैं, ऐसे सब हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और इस देश में गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, सेवा भाव के लिए और भारत की मान प्रतिष्ठा विश्व में प्रदर्शित करने के लिए जो 9 साल में ऐतिहासिक काम हुए हैं वो आप सबके सामने यहाँ पर हैं और बहुत सारी जानकारी भी आपको है और कुछ मेरे सामने है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि देश का जो मान प्रतिष्ठा है वो दुनिया के सामने कितनी बढ़ पाई है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें कोई शक नहीं, आप सब लोगों के माध्यम से भी कई बार अखबारों में और मीडिया में भी ये बात आई है कि भारत का मान दुनिया में बढ़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। चाहे विश्व में आर्थिक दृष्टि से भारत को 5वें नंबर पर लाने का मामला हो, चाहे आज ही देख लीजिए, आज 21 जून का दिन है जो दुनिया में आज का दिन योग दिवस के रूप में मनाने का काम जो चल रहा है। दुनिया के देशों से खबरें भी आती हैं कि वहाँ स्कूलों में, कुछ जगहों तो देशों में शासकीय कार्यालयों में भी 1 घंटे की योग की क्लास सब कर्मचारियों के साथ करते हैं कि कैसे वो निरोगी काया बना कर चलें। और ये योग की देन जो है वो भारत की है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ऐसे विश्व की आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ापन था उसको लेकर आज 5वें विश्व के उसमें हमारा ये देश का नाम आया। दुनिया के लोग, जिस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते थे तो कहाँ रुके हैं पता नहीं रहता था, क्या कार्यक्रम है कुछ पता नहीं रहता था। मगर आज भारत का प्रधानमंत्री अगर जाते हैं तो अमेरिका जैसा देश जो दुनिया को लीड करने वाला देश है, उस देश के भी राष्ट्रपति उनकी अगवानी करने आते हैं। और अगवानी ही भर नहीं करते, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम करना, उनके कार्यक्रम में उपस्थित रहना और तमाम देशों के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर से नरेंद्र मोदी जी को बिग बॉस बोलना, कुछ देशों के प्रधानमंत्री ने उनसे आशीर्वाद सार्वजनिक रूप से लेकर के ये कहना कि हम एक दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लेने में हमें गर्व और गौरव प्राप्त होता है। और जब ये सब चीज़ें भारत के लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में लोग बागों का उत्साह बढ़ता है। जैसे कोई मैच में भारत जीतता है तो क्रिकेट का मैच जो नहीं खेलता उसको भी लगता है कि भारत जीता है, तो एक खुशी होती है, गौरव महसूस होता है। वो कमेंट्री देखते देखते ही, सुनते सुनते ही वो उचक जाता है खुशी के मारे। वैसे ही भारत का जब मान दुनिया के सामने बढ़ता है तो भारत के एक एक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा होता है। और इसलिए ये भारत की मान और ये भारत की प्रतिष्ठा कि आज कई देश के कंप्यूटर के युग में देश के लोगों ने भारत के धर्म ग्रंथों पर अध्ययन करना शुरू किया। और ये सब चीजें भारत को कहीं ना कहीं प्रतिस्थापित करती है। दुनिया के देश का आदमी अगर भारत के बाहर दुनिया के में कहीं जाता है, भारत का आदमी, तो वहां पर भारत के लोगों का जो मान सम्मान होता है, पहले जो अपमान होता था आज वो मान सम्मान के रूप में होता है। भारत का झंडा दिखा देने के बाद लोग उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। आज भारत में इस हमारे धर्म के प्रति लोगों के आस्थाएं बढ़ती दिख रही हैं। लोग अपने देश में भारत के देवी देवताओं के सिक्के नोटों पर और हर जगह जब जगह प्रदर्शित कर रहे हैं, तो भारत के लोग जब ये देखते हैं, सुनते हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता है। और इसलिए भारत की अस्मिता को लेकर के, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं आपको बता दूं
दुनिया के 100 कुछ देशों को भारत ने मास्क से लेकर, दवाइयों से लेकर, कोरोना के समय में टीके से लेकर के सप्लाई किया। जो भारत कभी दुनिया के देशों से आश्रित होकर के अपने चिकित्सा व्यवस्था में करता था, जहाँ मास्क से लेकर के बहुत सारी चीज़ों बाहर से आती थी, आज वो खुद तो कर ही रहा, मगर दुनिया के देशों को हम सप्लाई करते हैं, दुनिया के देशों को हम बचाते हैं, और उसके कारण दुनिया के लोग भारत के प्रति आस्था का भाव रखने लगे हैं। और ये भारत को गौरवान्वित करने का क्षण होता है। एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, एक एक भारत का नागरिक इस बात से गौरवान्वित होता है। और ये हमारे लिए आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा अवसर आया है कि दुनिया के देश भारत के प्रति आस्था रख रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरा है सुशासन का। हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हम गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकार के कामों के प्रति लोगों का क्या नजरिया है, सरकार का काम नीचे लेवल पर कितना अच्छे से पहुंचा, हमारी सरकार के प्रति लोगों की क्या सोच है। तो मैं आपको बता दूं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के अभी तक, अटल जी के समय का वो 5 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा लगभग पूर्व के कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे बड़े एलिगेशन लगते रहे, मगर ये पहला प्रधानमंत्री 9 साल लगातार कार्यकाल के बाद भी प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन का कोई आरोप नहीं आया, कोई आरोप, प्रमाणित आरोप किसी ने नहीं लगाया। और ये पहली बार है 9 साल के कार्यकाल में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का कोई दाग प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा। अनावश्यक अनाप शनाप बोल करके आरोप लगाने की बात अलग है, मगर जिसके दस्तावेजों के प्रमाणित के साथ में हो, और सब जगह, यहां तक कि कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगे तो कोर्ट ने डांट फटकार भी लगाई। ये सब चीजें आपके जानेंगे। तो सुशासन के विषय में भी हम आपको बताएंगे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू पकड़ा स्वच्छता के अभियान में, तो पूरे देश ने, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोगों ने बोला, हाँ, अगर हमारा घर स्वच्छ रह सकता है तो हमारे घर के बाहर भी स्वच्छ रह सकता है, हमारा देश भी स्वच्छ रह सकता है। और लोगों ने जो शुरू किया है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के लोग, क्या उद्योगपति से लेकर के, क्या सामान्य नागरिक से लेकर के, गरीब से लेकर के, सब लोगों ने पूरे देश में, गांव में स्वच्छता का ऐसा अभियान चलाया कि सेवा का भाव बन गया। आज हम जाते हैं रेलवे स्टेशनों पर तो नाक में उंगली रखना पड़ता था, रुमाल लगना पड़ता था। आज रेलवे स्टेशनों में जाइए, सब जगह जाइए तो स्वच्छता का वातावरण दिखना था। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि काम करने में कोई कमियां निकलती हैं, मगर जो उन्होंने व्यापक दायरे में सेवा का भाव बनाया, ऐसे अलग अलग कामों में आपने देखा, कोरोना के समय में एक एक नागरिक निकल के आया, पड़ोस में काम करने वाले सबको भोजन देना, गल्ला देना, ये सब करना, ये प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। ये पहले भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑफिशियल कर्फ्यू ना लगा के जनता कर्फ्यू का काम किया। और आपने देखा कोरोना के समय एक उनके आह्वान पर अनऑफिशियल रूप से लोगों ने दिन भर के लिए सड़क से बाहर निकले और उन्होंने कहा, इस काम में जो सेवा के लोग लगे हैं पूरे देश भर में, चाहे पुलिस के लोग हैं, डॉक्टर के लोग हैं, कोई भी है जो सेवा काम करता, उनको शाम को धन्यवाद करने के लिए लोगों ने शंख बजाया, घंटी बजाया, जिसके नहीं था ताली भी बजाया। ये भाव, ये आह्वान इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था बनी है और उनके आह्वान पर लोग सेवा के काम में लगे। गरीब कल्याण की हम बात करते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं, गरीबी हटाएंगे, इस नारे को लेकर के लोगों ने खूब किया। मगर देश में प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन का जो मूल संकल्पना है वो है अंत्योदय की संकल्पना है। देश में अंत में, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति का कैसे कल्याण हो, उस काम को करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत में है, उस मूल सिद्धांत को करने के लिए
सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी रहे, जिन्होंने तय किया कि अगर देश का विकास करना है तो वहां पर सबसे पहले गांव का विकास करना, क्योंकि अंतिम छोर का व्यक्ति गांव में रहता है और इसलिए गांव में रहने वाले व्यक्ति को पहले सुविधाएं देने का काम करना है, तब अंत्योदय का विकास होगा, तब हम अंत्योदय की बात करते हैं। और इसलिए अंत में रहने वाले व्यक्ति को, गांव में रहने वाले व्यक्ति को विकास करने के लिए सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो अटल बिहारी जी थे, तो उन्होंने गांव में सड़क देने का काम, हमारे गांव में किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का काम, पहली बार बैंक से क्रेडिट कार्ड मिलने का काम, नहीं तो व्यापारियों को मिल पाता नहीं। और इस तरह वहां से शुरू हुआ जो अभियान, और उस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और उस संकल्पना को, अंत्योदय की संकल्पना को पूरा करने के लिए गरीब के कल्याण का उन्होंने अभियान चलाया। और अभियान में एक एक गरीब का सबसे पहले उन्होंने खाता खुलवाया। ये बड़ा चैलेंजेबल काम था। उस समय आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा कि एक एक महीना तक लगातार बैंक के कर्मचारी काला पट्टा बांध करके काम किए हैं। पहले उन्होंने एक दिन बंदी की कि साहब ऐसे खाता खुलेगा बिना पैसे के, जीरो अमाउंट पर खाता खोलना और करोड़ों करोड़ों की तादाद में खाता खोलना कैसे संभव है। मगर प्रधानमंत्री जी का आह्वान और सभी लोगों से बातचीत, सभी बैंक के लीडिंग लोगों से बातचीत करने के बाद एक महीना तक लगातार खाता खुलने का काम किया। जिसने कभी जीवन में बैंक के दर्शन नहीं किए, बैंक में पैसा कैसे जमा होता है, कैसे निकलता नहीं देखे, उनके सबके जीरो अमाउंट पर खाता खुलवाना, और वो जनधन का खाता जो खुला, वो खाता कई करोड़ों के देश के गरीब जनता का खुला। लोग बोले, विपक्ष के लोग बोलते थे खाता क्यों खुल रहा, खाता खुलवाने से क्या मतलब है। मगर जब खाता खुला और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि अब इस देश में गरीब के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलेंगी वो सीधे बैंक के खातों में डलेंगी वो अमाउंट, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो पैसा था वो सीधे खाते में आया। लोग खातों में पैसा आ रहा, बीच में बिचौलिया खत्म। लोगों ने आश्चर्य किया कि ये क्या हो रहा है। और आपको बता दें, एक छोटी सी मजदूरी से लेकर के जितने भी तरह के हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, सब आज खातों में पैसे में जमा हो रहे हैं, बिचौलिया का कोई काम नहीं। तब लोगों के आज वही कांग्रेसी नहीं बोलते हैं कि क्यों बैंक में, वो नहीं जब ढूंढ पाए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोला 85-100 रुपए में से 15 रुपए केवल नीचे जाता है, 85 रुपए खत्म हो जाता है। और 85 रुपए खत्म करने की जब बात है कि भाई इसमें पता लगाओ कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, दुनिया के अर्थशास्त्री आए भारत में बैठे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, मगर उसको ठीक नहीं कर पाए। मगर बिना अर्थशास्त्री के बुलाए ही और प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे खातों में जाना शुरू हुआ। उसके बाद से सीधे गरीब के खातों में पैसा आना शुरू हुआ। और इसलिए इसको हम कोई विरोध कर सकता है, मगर ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा खातेदार भारत, तो क्यों? क्योंकि गरीब के भी खाते खुल गए। और इसलिए ऐसी बहुत सारे योजनाएं हैं जिनके माध्यम से, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पहली बार जो किसान की खाद का दूसरे रूप में उपयोग होता था, नीम कोटेड खाद शुरू कर दी। नीम कोटेड खाद शुरू हो गई तो जो उसमें ब्लैकमेलिंग करके काम करने वाले थे उसका मतलब ही खत्म हो गया, और इसलिए आपको केवल खेत में ही पड़ पाए। नहीं तो लंबी लंबी लाइनें। बीच में जरूर अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मगर इसके पहले आपने देखा होगा भाजपा की सरकार में लगे समय से 6 महीना पहले एडवांस में खाद मंगा करके स्टॉक करना और लोगों को ये बोलना कि आपकी बोनी के पहले ही खाद डालो ताकि लंबी लाइनों से कतार रहे। तो इस तरह बहुत सारी चीजें ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, चाहे वो
किसान के फसल बीमा का मामला हो, चाहे, और यहाँ तक कि भी एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया, वो ये कि पूरे देश भर में किसानों को 6,000 रुपये साल में देने का निर्णय लिया। किसान एक फसल, कुछ किसान 2 फसल, कुछ किसान 3-3 फसल भी लेते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 3 फसल तक लेने वाले किसानों को फायदा नुकसान को नहीं देखना, हमें 2-2 हजार 3 बार में देना है, एक 6,000 रुपये। और उसको देख करके मध्य प्रदेश की सरकार ने 4,000 और अभी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उसको 6,000 कर दिया। तो 6,000 सेंट्रल का, 6,000 स्टेट का, एक किसान को 12,000 रुपये साल भर में। अगर घर में 3 खातेदार हैं तो 12-3 36,000 रुपये उस घर में किसान को मिल रहा है, जो उसके संकट के समय में, फसल की नुकसानी के समय में वो बहुत बड़ा सहारा बनता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। किसान की चिंता करने वाला कोई नहीं रहा। रेट की आप बात करते हैं, उठा के देख लीजिए रेट, जो आज की तारीख में जितना पिछले 60 सालों में रेट नहीं बढ़ा है उपज का, वो माननीय मोदी जी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में उपज बढ़ाया है, उनकी तुलना में 2 गुना तक कर दिया। ये ऐतिहासिक कदम है किसानों के लिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत में किसानों के लिए जो योजनाएं शुरू हुई, पिछले 3 वर्षों में 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में जमा हुई। 2,41,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। किसानों को 0% ब्याज दर पर कर्जा देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी जानते होंगे कि पिछले 15 सालों में जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्याज में 0% ब्याज पर, यहां तक कि -10% ब्याज पर पैसा देना शुरू किया, एक भी किसान कर्जदार नहीं होने पाएगा। सबको लगता था कर्जा लो, पटा दो, ब्याज तो लगना नहीं है, और अगर नहीं पटाएंगे तो ब्याज लगेगा। सब लेते थे, पटा देते थे, लेते थे, पटाते थे, कोई किसान के सर में कर्जा सर में नहीं चढ़ा। मगर ये झूठ फरेब की सरकार 15 महीने में आई और उन्होंने बोला कि किसानों का कर्जा माफ। किसानों ने बोला अब तो माफ, तो जमा करना नहीं, और जमा किया नहीं तो ब्याज बढ़ गया। ब्याज बढ़ गया तो किसान रोने लगा, किसान बर्बाद होने लगा। जितनी मूलधन नहीं, उससे 4 गुना ब्याज। मैं अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया कि एक गड़बड़ सरकार, कांग्रेस सरकार के कारण तुम्हारे किसानों के सर पर कर्जा बढ़ा है, मैं उसका ब्याज माफ करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े दिल से ब्याज की माफी की। और मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारे इसमें 6,423 करोड़ किसानों के खातों में ब्याज माफ का पैसा, फसल योजना का, किसान कल्याण योजना का पैसा जमा हुआ। मैंने ब्याज माफी का प्रमाण पत्र बांटा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। एक किसान 6,000 कुछ रुपए उसका कर्जा था और ब्याज हो गई थी उसकी 26,000 28,000 ब्याज में। मैंने बोला पहले सरकार रही, ब्याज लगता नहीं था, हम लोग लेते थे, टाइम दे देते थे, इनने कर्जा माफी के चक्कर में हम कर्ज बैंक बजा नहीं किए तो ब्याज लगा। तो जो किसान अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उसको आपने कर्ज के तले में दबाने जैसा पाप किया है। वो तो धन्य है कि माननीय हमारे शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने ब्याज माफी की योजना चला करके, और पुराने से पुराने ब्याज, कोई नए नहीं, पहले पूरे दिग्विजय सिंह के समय के और उसके और पहले के, उसके बाद के, किसी की भी सरकार रही हो, उस समय के जो भी ब्याज थे उसके सिर्फ और सिर्फ ऋण में ब्याज की माफी का चला करके, और ब्याज बढ़ते ब्याज से उन्होंने मुक्ति दी। 1,000, 5,000, 3,000 का 25,000 हो गया, तब 1,000 किसान बोलता हम जमा कर लें, उसको दिक्कत नहीं। और इसलिए ये बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ पर हुआ। मैं सबसे विशेष बात आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में तो आपको मालूम है 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, मगर एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि कृषि विकास दर 3% रही मध्य प्रदेश में। आज कृषि विकास दर 2021-21 में 18.89%, यानी 19% तक विकास दर पहुंची। इसके और आगे कृषि का इतना विकास दर पहले कभी नहीं रहा, चिंता ही नहीं हुई। किसान की बात करना, गरीब की बात करना, सब कुछ करना, पर करना कुछ नहीं है।
तो बात करना और काम करने में दोनों में अंतर है। पूर्व की सरकारों ने बात किया है, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, इसलिए ये सब चीजें दिख रही हैं। और इस तरह मैं आपसे कह सकता हूं, तो किसान को कल्याण करना है तो आप खेत में पानी नहीं दोगे, और खेत में पानी नहीं दो किसान का कैसे भला कर सकते हो। और इसलिए सिंचाई की क्षमता को 45 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ा करके, पहले तो 6 लाख हेक्टेयर था, फिर बढ़ाते बढ़ाते शिवराज सिंह साहब 45 से अभी 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। और इस तरह मैं आपको बता सकता हूं कि किसान को अगर सिंचाई होगी तो उसको लाभ। और इसी क्रम में हमने मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, हमारे रीवा में भी अभी, मऊगंज हमारे क्षेत्र में भी अभी बाणसागर का एक पानी पीने वाला जिसका काम शुरू हो गया, बड़ी बड़ी पाइपलाइन बिछना शुरू हो। और दूसरा हमारा किसान का एक सिंचाई की भी परियोजना का प्रपोजल बन गया है, उसमें भी हमारे बोधी में टेक्निकल स्वीकृति के लिए गया है, मुझे उम्मीद है कि वो भी जाए। और इसलिए किसान के लिए काम करना है तो किसान को पानी देना है। पानी दोगे तो किसान बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, कुछ नहीं चाहता, वो पानी चाहता है। और इसलिए पानी देने के लिए काम करने वाली पहली सरकार रही, और इसलिए पर ड्रॉप पर क्रॉप का नारा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हमें ये सब काम करना। और इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे काम ऐसे हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूं। जो तालाब बनने का काम, पुराने जमाने में आपने देखा पानी का स्रोत होता था, तालाब भर जाता था, धीरे 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 वो प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर के तहत 5,936 अमृत सरोवर यहाँ पर मध्य प्रदेश में अकेले उन्होंने दिए हैं इस अमाउंट को दे करके, ताकि वाटर लेवल जो नीचे हो रहा है और नीचे डाउन हो रहा है उसको रोका जा सके। तो मैं आपसे कहता हूँ, इतना ही नहीं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, देश के अंदर रहने वाले लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम। भारत का अंग था जम्मू कश्मीर, मगर श्रीनगर के लाल चौक पे आप तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते। उस लाल चौक के तिरंगा झंडा फहराने के चक्कर में हमारे यहां पर देश के भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको उस जगह पर भारत का झंडा फहराने के लिए जेल में गए कि क्यों वहां पे नहीं फहराने देंगे उनको जेल में, और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। कुर्बानी गई है कश्मीर के भारत का झंडा फहराने के लिए। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा फहराने के लिए बोला था कि अकेले जाऊंगा और जिसको जो करना हो कर लेंगे, और लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा। पूरे कार्यकर्ता गए लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए, वहां पर 144 धारा लगा करके रोका गया। कहीं तिरंगा नहीं फहरा सकते आप, वहां खुलेआम पाकिस्तान का झंडा लगा करके लोग चलते हैं। आतंकवादी ऐसे रहते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि क्या बताएं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो शक्तिशाली निर्णय, उनकी पूरी टीम का वो शक्तिशाली निर्णय कि जब देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, वो तब से हम कहते रहे कि जम्मू कश्मीर में भारत का अंग है 370 खत्म करेंगे, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है 370 खत्म करेंगे। सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो जो हमने वादा किया था वो 370 खत्म किया। आज कश्मीर के लाल चौक में भारत का झंडा फहराया जाता है, और दूसरी पार्टी के नेता भी जाते हैं तो कहते हैं हम भारत का झंडा फहरा रहे हैं। पहले कभी नहीं गए। एक भी उदाहरण बता दिए इस देश के कांग्रेस पार्टी का जब उन्होंने बोला हो कि लाल चौक में कश्मीर में भारत का झंडा फहराएंगे, एक उदाहरण नहीं। और इसलिए हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों का गौरव करने का काम किया उन्होंने। इस देश में बहुत सारी प्रथाएं थी जो समाज के लिए नुकसानदायक थी, जैसे सती प्रथा हमारे हिंदू समाज की ऐसी थी जिसको खत्म करने के लिए लोगों ने काम किया। ऐसे बहुत सारी प्रथाएं थी जिसको हमारे समाज ने चाहा, छुआछूत, जातिपात, सती प्रथा, ऐसे बहुत सारी थी जिस कुरीतियों को भारत के नागरिकों ने खत्म करने का काम किया, साहस किया। और जब देश आजाद हुआ तो इस को हमने भारत के संविधान में स्वीकार किया। आज कोई सती नहीं, मगर किसी धर्म में अगर कुरीति है, वहां की महिलाएं प्रताड़ित है,
तो क्यों भारत में रहने वाले उन महिलाओं को उन कुरीतियों से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? और इससे ट्रिपल तलाक, ये है उन महिलाओं के साथ बहुत बड़ा दाग था, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हमारी सरकार में करेंगे, और उन्होंने खत्म किया। आज लाखों लाख महिलाएं खुश हैं कि अब हमारी ब्याह होगी, शादी होगी, तो कहीं भी अगर होगा तो कोई हमको तलाक दे करके निकाह के बाद तलाक नहीं हो पाए। और इसलिए अगर कहीं किसी भी धर्म में अगर कोई कुरीति है तो खत्म करने का वादा था, तो उसको खत्म किया। राम मंदिर बनाना है, कभी नहीं बोले कि राम मंदिर बनाएंगे। भाजपा के लोग राम मंदिर के लिए यात्रा निकाली, तमाम लोग मारे गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि इसको अपने कार्यकाल में द्रुतगति से न्याय दिलाने का काम करेंगे, और न्यायालय से निर्णय हुआ और सारी जमीन वहां की राम जन्मभूमि को मिली। आज भव्य राम मंदिर वहां पे बन रहा। ये भारत के लिए गौरव की बात है। हमारा काशी जाना कठिन था लोगों को, एक छोटा सा वाहन नहीं जा सकता था, रिक्शा नहीं जा सकता था। आज वहां पे भव्य रूप से वहां पे हमारा काशी को बनाया गया। ऐसे देश की अलग अलग जगहों पर जो भारत के मान मर्दन को करने का काम करते थे, उसको ठीक करने का काम किया है। जॉर्ज पंचम की तस्वीर लगी है दिल्ली की जगह पर, वहां पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके भारत के लिए काम करने वाले लोग, भारत के लिए मर मिटने वाले लोगों का गौरव करने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं, भारत के सुशासन का और भारत में सेवा का जो संकल्प लेकर के 9 साल का बेहतरीन काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया सराहना करती है, पूरी देश सराहना करती है। देश का कोई भी व्यक्ति, आम नागरिक कहीं भी बुराई नहीं करता। ये मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, और हमारा इसमें एक और अपील है कि बहुत सारी योजनाओं की जानकारी हमारी 90-90-90-20-24 एक मिस कॉल है, जिसमें भी आप डायल करके और पूरी योजनाओं की जानकारी, अभियान की जानकारी उसमें भी उपलब्ध कर सकती है। इसकी वेबसाइट भी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, वो आपको मालूम है। और मध्य प्रदेश में भी, भारत में खास तौर से मध्य प्रदेश में जो काम हुए हैं, उसमें महिलाओं के साथ जो मध्य प्रदेश में 1000 में 922-23 महिलाओं का औसत था, वो आज बढ़ा है 956 के आसपास। वो केवल इसलिए बढ़ा है कि पहली बार आज़ादी के बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है जिसने जन्म देने वाली बच्ची के कल्याण के लिए और जन्म देने वाली बच्ची के माँ के लिए भी उनने योजनाएं चलाई हैं, और उस योजनाओं से उस माँ को भी लाभान्वित किया। उसको छुट्टी देने से लेकर के, उसको दवाई से लेकर के, उसको टीका से लेकर के, उसको 16,000 रुपये देने से लेकर के, उसके लड्डू से लेकर के, उसको सब करने का काम किया है। और योजना बना करके, गोद भराई योजना और ये सब चीज़ों को डाल करके उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कि घर में संस्कार युक्त भी बने रहे और उनको लाभान्वित हो, और पैदा होने बच्ची लाडली लक्ष्मी कहलाएगी, और 1,18,000 रुपये उसकी पूरी पढ़ाई तक का खर्चा उस कार्ड से उसको मिलने लगेगा। ये काम किया। और अभी इस प्रदेश में तमाम लोग जिनके घर के आदमी बाहर मजदूरी करने जाते हैं, छोटी छोटी आवश्यकताओं में महिलाएं परेशान रहती हैं। कोई बीमार हो गई, गोली दवाई लेना है 10-25 रुपये की, कहीं लड़के को पेन कापी पेंसिल खरीदना है, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान रहती हैं। उसके लिए लाडली बहना योजना क्या शुरुआत की है। 1,000 रुपये सबके खातों में जा चुके हैं। आने वाले समय में 250-250 रुपये करके बढ़ा करके अंतिम 3,000 रुपये तक का वादा किया है। और आने वाले समय में इन महिलाओं के अंदर जो खुशी है, जो चेहरों में खुशी है, जो उनके आत्मनिर्भर होने का जो पन उनके अंदर जगह है, वो निश्चित तौर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय काम है। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि देश में 9 साल सुशासन को लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किया है, अभियान चलाया है, वो बहुत सराहनीय है। हम अपने मऊगंज के लिए भी बात करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं विधायक बना, इसके पहले आप लोगों ने मालूम एक बार भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक बार विधायक बना था 80 में, जब जगदीश चंद्र जी थे
और उस समय उन्होंने एक डैम का निर्माण कराया था जो आज भी लोगों के सामने है। उसके बाद कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी। भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा का विधायक नहीं बना। आज मैं जब विधायक बना हूं तो जितने भी ऐसे काम थे जो इस प्रदेश, इस मऊगंज के लिए बहुत जरूरी थे, वो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें मऊगंज का जिला बनना। और जिला बनना इसलिए जरूरी था कि पिपराही जड़कोट का आदमी अगर रीवा जाता है तो लगभग उसको 150 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 150 किलोमीटर का किराया देना और टाइम से वहां पेशी में पहुंचना, ये दोनों उसके लिए बहुत कठिन था। और कई बार लोग बाग रीवा की पेशी को चूक जाते थे, जिसके कारण जीता हुआ केस हारते थे। लोग खून के आंसू रोते थे, समस्याओं का अंबार लगा होता था। हनुमाना 100 किलोमीटर है, जाने आने में लोगों को परेशानी होती थी। इधर छतैनी बसगड़ा के लोगों को पहले मऊगंज जाओ, फिर इसके बाद बस लो। पेशी में समय से पहुंच नहीं पाते थे, दवाई में समय से पहुंच नहीं पाते थे, और इसलिए लंबे 40 वर्षों से यहाँ जिले की मांग चल रही थी। कांग्रेस की सरकार भी थी, कांग्रेस के विधायक भी थे, मगर नहीं, दूरी होने के कारण नहीं हो पाया। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि 4 मार्च को यहाँ पर आए और वादा के अनुसार उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की, और ये भी कह दिया कि 15 अगस्त के पहले हमारे वहाँ पर जिले की पूर्ण व्यवस्थाएं कर देंगे, और 15 अगस्त को ध्वजा वहाँ पर जिले का फहरेगा। और पूर्ण व्यवस्थाओं के तहत आपने देखा होगा गजट का नोटिफिकेशन आ गया, 1 महीने के अंदर जो आपत्तियां थी उसके निराकरण हो गए, उसकी सुनवाई हो गई, सुनवाई होने के बाद वो पूरा फाइल चली गई है भोपाल। पूरी प्रक्रियाएं जो उन्होंने बोला था अक्षर से कि प्रक्रियाओं को हम 15 अगस्त के पहले पूर्ण करेंगे, उसको पूर्ण कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं है। जब मॉनिटरिंग होती है तो रीवा के में बैठे हुए कलेक्टर को हनुमाना, मऊगंज और इन जंगल पहाड़ों में मॉनिटरिंग करने में दिक्कत होती है। कारण क्या है कि इधर आना है तो उधर छूट रहा, उधर करना है तो इधर छूट रहा। और इसलिए अगर यहाँ पर कलेक्टर बैठेंगे तो मॉनिटरिंग होगी। आप लोग भी बार बार पूछेंगे, आप लोग पूछेंगे तो उनको भी जाना आना होगा। तो आधा घंटा जाना, 1 घंटा जाना, आधा घंटा जाना, कौन घंटा, सब आधे घंटे की दूरी के अंदर जिले का मैटर है। तो मऊगंज मुख्यालय बीच में है, इसके चारों तरफ जिला है, तो इसलिए यहाँ पर कलेक्टर का बैठना बहुत जरूरी था। मॉनिटरिंग भी हो सके, योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हो सके, और योजनाओं की नीचे लेवल तक अच्छे से पहुंच सके, इसके लिए जरूरी था। दूसरा, मऊगंज में जब अभी कोरोना था तो मैंने देखा कि लगभग 25,000 लोग यहाँ से बाहर पलायन करने गए, और इसलिए मैंने तय किया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, मैंने कहा ये ज़मीनें खाली पड़ी है, इसकी नाप उप करवा दीजिए और ट्रांसफ़र करा दीजिए। उन्होंने एमएसएमई को भी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को भी, दोनों को लगभग 550 एकड़ जमीन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर, ट्रांसफर ही नहीं बल्कि अभी 62 करोड़ 80 लाख रुपए दे करके इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड दिया है, जिसमें रोडें, नालियां, पानी की टंकी, बड़े बड़े पावर हाउस, सब कुछ बनाना वहाँ पर, और ताकि इंडस्ट्री चलाने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये सारा वहाँ पे काम शुरू हो रहा, पैसा सेंक्शन हो गया, सारी चीज़ें। तो जब हम इंडस्ट्रियल एरिया लगाएंगे तो वो दोनों मिलाकर के, छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 150 के आसपास इंडस्ट्री लगनी है, छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक। और अगर ये 150 इंडस्ट्री लगेंगी तो इन 150 इंडस्ट्रियों में लगभग 10 से 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो मिलेगा, उन रोजगारों से यहाँ पर उनकी तनख्वाह मिलेगी, यहीं पर खर्च होगा, यहाँ व्यापार में भी उठाव आएगा। अभी लोग सूरत में काम करते हैं, 15,000 रुपए पाए तो सूरत में 12,000 खत्म हो गया, तो सूरत में ही पैसा सूरत में ही खत्म हो गया, वहीं का किराना का व्यापारी, वहीं का सब कुछ। मगर यहाँ अगर मिलेगा तो 1,000-2,000 कम भी मिलेगा, तो मऊगंज में पैसा घूमेगा, तो यहाँ मऊगंज का व्यापार, मऊगंज की आर्थिक व्यवस्था भी में सुधार आएगा। अभी 1-1 हजार लाडली बहनों को मिला, तो आपको क्या लगता है 1,000 रुपए के खाते में जमा हुए, लगभग यहाँ पर 50 से 55 हजार महिलाओं के खाते में 1,000 जमा हुआ। गुणा करिए, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, और करोड़ों रुपए अगर यहाँ पे आएगा इनके खातों में तो खर्चा होगा तो कहाँ खर्चा होगा? मऊगंज। तो मऊगंज की हमारी आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा।
और इसलिए इन अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं। दूसरा, मऊगंज में एकमात्र कॉलेज है, हनुमाना में कॉलेज नहीं है, तो हनुमाना के 98 पंचायत लगभग 200 गांवों के लोग मऊगंज पढ़ने आते हैं। अगर मऊगंज में एडमिशन नहीं मिला तो फिर प्राइवेट कॉलेज में चलो, अगर गरीब है तो प्राइवेट एडमिशन नहीं हुआ तो पढ़ तो लिया 12वीं तक, एडमिशन नहीं। और इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बोला कि एक हनुमाना में कॉलेज खुल जाए ताकि हनुमाना के आसपास के लोगों को वहाँ पे सरकारी कॉलेज में कम पैसे में एडमिशन हो जाए। उन्होंने उसको किया, हनुमाना में ITI हो गया, हनुमाना में कॉलेज हो गया। हमारा चौरा घाट जो इलाहाबाद से हमको जोड़ेगा, उसका जो DPR है उसका संशोधन हो गया है, उसके DPR में 65 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत हो गए हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइल आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा में भी उसको ले लिया है। तो इसलिए वो हमारा एक चौरा घाट जैसे ही बन जाएगा तो इलाहाबाद से हम पूरा कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह आपको मैं रोडों की बात बता दूं, मऊगंज से अगर किसी को सीधी रोड पे जाना है तो हनुमाना बाजार जाओ, इसलिए मऊगंज से तहसील होते हुए सीधे घोघम 24 किलोमीटर का मार्ग 3 भागों में अलग अलग पुलिया का भी निर्माण, उस पार का आदमी इस पार नहीं आ सकता था, पुलिया जो बनी है, और इसको बढ़िया सीमेंट कंक्रीट से लेकर के डामर की फर्स्ट क्लास सड़क बनी है। अब किसी आदमी को अगर सिहावल वाली रोड में पहुंचना है तो हाईवे में नहीं जाना और हनुमाना का बाजार नहीं क्रॉस करना, सीधे निकल जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हम जिलों से लेकर के बाण सागर के पानी से लेकर के आज यहाँ पर स्थिति इतनी खराब है कि बोर होता है 10 तो उसमें 2 बोर बड़ी मुश्किल से सक्सेस होते हैं, 6 बोर सूखे निकल रहे हैं। इतना पानी का लेवल नीचे चला गया कि त्राही तरह मची है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आकर के उन्होंने इसका भूमि पूजन किया और हमारे यहाँ लगभग 2000 करोड़ की परियोजना की स्वीकृति मिली, जिसके कारण बाण सागर के पानी से अब यहाँ की प्यास बुझेगी। मुझे पूरा भरोसा कि 2 साल के अंदर ही काम पूरा हो जाएगा। 2 साल के बाद घर घर पानी, गांव में दूर दराज जहां भी बैठे सबको पानी की व्यवस्था होगी। ये तो पानी का ऐतिहासिक काम, पीने के लिए सबको मिलना, जिले बनाने का काम, हमारा उद्योग लगाने का काम, हनुमाना में कॉलेज होने का काम, हमारे जो रोडों का है, आपके मऊगंज में रिंग रोड की घोषणा, हनुमाना में बाईपास की घोषणा, इस तरह तमाम तरह के कामों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मऊगंज को कई करोड़ों की सौगात, हजारों करोड़ की सौगात दी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज जी हैं, उन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से अच्छे ढंग से जनता का विश्वास जीत करके आने वाले समय में फिर से सरकार बना रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का 9 साल पूरे होने पर उनको भी बधाई देता हूँ और पूरे देशवासियों को, पूरे अपने मऊगंज क्षेत्रवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा की सरकार आएगी। सर, एक मोटवा की बहरी है, आप देखे ही है, वहाँ पर ओवरब्रिज की जरूरत है, जो कई बार वहाँ हादसे हुए, लेकिन अब तक कोई खोज खबर नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने भी लिखा है और उसको जो सुरक्षा, जो सड़क सुरक्षा होता है उसमें उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर लिया गया है। और आपने देखा होगा अभी एक काम शुरू हो गया है मणिगमा के पास 6 लाइन वाला, ताकि नीचे से क्रॉसिंग हो जाए। तो जैसे ही आवागमन बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका होता है, तो इसलिए उसको भी ब्लैक स्टार में चिन्हित कर दिया गया। मऊगंज में डिवाइडर और सड़क निर्माण का कार्य, मऊगंज में डिवाइडर शहर के सेंटर पार्ट में बन गया है, जहाँ पर जाम की स्थिति रहती थी। तो डिवाइडर बनने से क्या होता था कि डिवाइडर जब नहीं था तो उसी से लोग आते थे, उसी से जाते थे। अगर कोई गाड़ी बीच में खड़ा कर लेता था तो उसको आप हटा नहीं पाते थे, वो बोलता था कि साइड से निकल जाए। मगर अब डिवाइडर बन गया है तो रोड में कोई खड़ा नहीं कर पा रहा। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में NH से रोड स्वीकृत हो चुकी है। अब उसमें खंभे का ट्रांसफर होना है, तो खंभे में 1 करोड़ कुछ की लागत से खंभा ट्रांसफर होने की स्वीकृत हो गई है, उसकी टेंडर की प्रक्रिया है। तो जो रोड बनाने वाले उन्होंने कहा कि खंभा ट्रांसफर हो जाए तो फिर मैं इस रोड को काम शुरू कर दूँ। तो हाँ, खंभे का 1 करोड़ कुछ का स्वीकृत हो गया है। तो वो जैसे ही वो टेंडर जिसको मिलेगा तो खंभा शिफ्ट कर दे। खंभा शिफ्ट करना बहुत टाइम कंज्यूम काम नहीं है, मगर मैंने इसको सोचा कि इसको थोड़ा विधिवत रूप से करें ताकि हसर फसर ना हो। तो इसलिए खंभा शिफ्टिंग होने का काम पहले हो जाएगा। वो टेंडर 1 करोड़ कुछ का हो गया, वो मुझे एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और इसके बाद फिर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम
NH से उसकी रोड बनेगी। और फिर इसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है एक्सटेंशन का कार्य, एक्सटेंशन मतलब रोड को 4 लाइन बनाने का काम, उसका काम जब आ जाएगा तो फिर बाद में खंबा चौक शिफ्ट हो जाएगा तो उसको भी करेंगे। इस तरह हमारे मऊगंज शहर जैसे जैसे बढ़ेगा डेवलपमेंट होता जाएगा। और ये बात भी है कि डेवलपमेंट प्रक्रिया में थोड़ा सा चूँकि ये खाली मार्ग नहीं है, इसमें आवागमन होता है तो थोड़ा समय लगता है। सर पिपराही से जयपुर मार्ग का शुभारंभ कब होगा? पिपराही से जड़पुर मार्ग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन इसका कर दिया है और उसका काम भी शुरू हुआ है। उसमें पुलियों में काम हम शुरू कर दिया है ठेकेदार ने, कोई सतना की कंपनी से उसको मिला है और अभी उसके काम शुरू है। कैलाशपुर गांव आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक सुंदरिया गुप्ता करके थी, उसके साथ रेप हुआ, हत्या हुई, लेकिन नाबालिग लड़का पकड़ा गया। लेकिन उन तो बिल्कुल उसमें पुलिस को करेंगे, आप भी उसमें बताइए, मैं भी बोलूँगा। बिल्कुल यहाँ पर आपसे उम्मीद है, कई बार उनके द्वारा हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि जो मुख्य आरोपी है उन पर कार्रवाई। मैंने इस मामले में भी अधिकारियों से बातचीत की है, अब उनसे इसमें अभी हुआ क्या है वो आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछूँगा।